तो बच्चों आज इस वीडियो में हम हमारी 12th क्लास का जो हमारे इंग्लिश का सप्लीमेंट्री रीडर है विस्तास वो स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हम पढ़ेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द थर्ड लेवल, और जो राइटर हैं इस चैप्टर के वो हैं जैक फिनी। तो बच्चों चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जान लेते हैं चैप्टर का। तो बच्चों जो थर्ड लेवल है ये क्या है, जब भी हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और कौन सा जो अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन होता है तो उसमें अलग अलग फ्लोर होते हैं, अलग अलग लेवल होते हैं। तो यहाँ चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक स्टेशन के बारे में हमें बताया गया है जहाँ पे 2 लेवल थे, लेकिन जो नरेटर हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया था कि वहाँ पे एक और लेवल था, एक और थर्ड लेवल भी था। अब बच्चों ये थर्ड लेवल में वो जाते हैं और कैसे जाते हैं हमने कई बार मूवीज़ में देखा है, हमने और भी चैप्टर्स में स्टोरीज़ में हम पढ़ते हैं ना, टाइम ट्रेवल के थ्रू हम फ्यूचर में भी जा सकते हैं और पास्ट में भी जा सकते हैं। बहुत सारी मूवीज़ बनी है इस बारे में। तो इसी तरह से नरेटर टाइम ट्रेवल करते हैं और वो उस रेलवे स्टेशन के थर्ड लेवल पे जाके पास्ट में पहुंच जाते हैं। अब बच्चों ये जो थर्ड लेवल है ये एक्चुअल में है या फिर ये नरेटर का सिर्फ एक इमेजिनेशन है, इस बारे में हमें चैप्टर में क्लियरली नहीं बताया गया है। ये एक मिस्ट्री छोड़ दी गई है, एक अनआंसर्ड मिस्ट्री इस चैप्टर में छोड़ दी गई है। टोटली राइटर ने रीडर्स पे छोड़ दिया है कि जैसा हमें समझ में आता है, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से क्या समझते हैं, हम इस चैप्टर को उस तरह से ले सकते हैं। तो क्लियर नहीं किया गया है कि ये थर्ड लेवल एक्चुअल में था या फिर ये नरेटर का सिर्फ एक इमेजिनेशन ही था। तो ये जो थर्ड लेवल था ये एक तरह से राइटर के लिए, नरेटर के लिए एक एस्केप पॉइंट था जहाँ से वो अपने हार्ड रियलिटी से एस्केप करके जाना चाहते थे। तो ये थर्ड लेवल है एक रेलवे स्टेशन की थर्ड फ्लोर। तो और डिटेल में जानने के लिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर द थर्ड लेवल। The presidents of the New York Central and the New York Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only 2। अब स्टार्टिंग में ही जो राइटर है, नरेटर हमारी स्टोरी के, वो कह रहे हैं कि जो न्यूयॉर्क सेंट्रल है, न्यूयॉर्क स्टेशन है, न्यू हेवन स्टेशन है और हार्टफोर्ड रेल रोड्स हैं, ये सभी अलग अलग स्टेशंस के नाम हैं। तो इन सभी स्टेशंस के जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो इन सभी के लीडर हेड हैं, वो सब क्या करेंगे, वो सब स्वेर कर सकते हैं। स्वेर यानी वो सब कसम खा सकते हैं। अब कसम कैसे, जो टाइम टेबल्स का स्टैक होता है, ढेर, यानी कि उन सब की टेबल्स पे जो ट्रेन्स के टाइम टेबल होते हैं उन सब का ढेर रखा रहता है, तो वो उस ढेर पे हाथ रख के कसम खा के कह सकते हैं। क्या बात कह सकते हैं कि वहाँ पे ओनली 2 हैं, और 2 क्या हैं, उस स्टेशन पे ओनली 2 लेवल हैं। तो नरेटर कह रहे हैं कि जितने भी फेमस स्टेशन है उनके जो प्रेसिडेंट है, अब अपने स्टेशन को सबसे ज़्यादा कौन जानता है स्टेशन के बारे में, जो उस स्टेशन का प्रेसिडेंट है उसे स्टेशन के बारे में सब पता होता है, सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल्स उसके पास होती हैं। तो राइटर उन्हीं को रेफर करते हुए कह रहे हैं कि जितने भी प्रेसिडेंट हैं वो सभी इस बात को कसम खा के कह सकते हैं। अब कसम खा के कहने का क्या मतलब है, बिल्कुल श्योरिटी के साथ, कोई डाउट नहीं है, इतना श्योर हो के वो कह सकते हैं कि वहाँ पे केवल 2 लेवल हैं, ओनली 2 फ्लोर हैं। बट आई से देयर आर 3। लेकिन नरेटर आगे अपनी बात बताते हुए कह रहे हैं, लेकिन वो सब इतना श्योरली, इतना कॉन्फिडेंटली ये बात कह रहे हैं कि वहाँ ओनली 2 लेवल्स है, लेकिन उसके बाद भी मैं कह सकता हूँ कि वहाँ 2 नहीं बल्कि 3 लेवल हैं। Because I have been on the third level of the Grand Central Station। और सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से स्टेशन की बात हो रही है। तो ये एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है न्यूयॉर्क में। तो बच्चों कहानी का जो बैकग्राउंड है हमारी स्टोरी का वो न्यूयॉर्क में सेटल्ड है। तो न्यूयॉर्क में एक अंडरग्राउंड स्टेशन है जिसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो उस स्टेशन में एक्चुअल में 2 फ्लोर हैं, 2 लेवल हैं। और नरेटर कह रहे हैं कि जितने भी अदर फेमस स्टेशन है उन सब के प्रेसिडेंट भी यही बात बोलेंगे, और चाहे वो आप उनको कहो कि वो बिल्कुल सच बोलें, स्वेर करके बोले, तो वो सभी यही बात एडमिट करेंगे, बिल्कुल श्योरिटी से यही कहेंगे कि वहाँ पे 2 ही लेवल हैं। लेकिन नरेटर कह रहे हैं कि लेकिन उसके बाद भी मैं कह सकता हूँ कि वहाँ 2 नहीं 3 लेवल हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं खुद ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर जा चुका हूँ। मैं देख चुका हूँ कि वहाँ एक्चुअल
एक्चुअल में थर्ड लेवल और भी है, और मैंने ऐसा खुद देखा है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वहाँ एक्चुअल में 2 नहीं बल्कि 3 लेवल हैं। तो बच्चों, नरेटर खुद ही कह रहे हैं कि कोई इस बात को नहीं मानेगा, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, सबको लगता है कि 2 ही लेवल हैं। नरेटर इकलौते ऐसे इंसान हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि वहाँ 2 नहीं बल्कि एक और लेवल है, एक और थर्ड लेवल है, जिसके बारे में कोई और नहीं जानता, किसी को भी नहीं पता। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। अब आगे नरेटर कह रहे हैं कि अब जब मेरा ये एक्सपीरियंस है कि वहाँ एक और लेवल है, और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस ना तो किसी और ने किया है और ना ही कोई और इस बात पे बिलीव कर सकता, क्योंकि एक्चुअल में सबने वहाँ पे 2 ही लेवल देखे हैं। तो मेरी बात सबको बहुत अजीब लगेगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, वहाँ जब थर्ड लेवल है ही नहीं तो मैं कहाँ चला गया, मैं किस जगह की बातें सबको बता रहा हूँ। तो मेरी बात सुन के सबको क्या लगेगा कि मैं जैसे पागल हो गया हूँ, मैं किस तरह की बातें कर रहा हूँ, जो चीज़ एक्चुअल में है ही नहीं, मैं उस चीज़ को इमेजिन कर रहा हूँ और उस चीज़ पे इतना ज़्यादा बिलीव मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे में सब लोगों को लगेगा कि मैं बिल्कुल पागलों की तरह बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए वो आगे कह रहे हैं कि जब मैं इस तरह की बातें कर रहा था, हर किसी से कह रहा था कि वहाँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे थर्ड लेवल भी है, तो किसी को मेरी बात पे विश्वास नहीं हुआ और सबने इस तरह से शो किया कि मैं बहुत ही ऐसी बात कर रहा हूँ जो कि बिल्कुल इमेजिनेशन पे बेस्ड है। तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए था, वो ही मैंने किया। तो राइटर कह रहे हैं जो बिल्कुल ऑब्वियस स्टेप था, यानी कि जो बिल्कुल स्वाभाविक था, जो नेचुरल था, मेरी इस एक्सपीरियंस के बाद, मेरी इस तरह की बातों के बाद मैंने वही किया। और क्या था वो ऑब्वियस स्टेप? I talked to a psychiatrist friend of mine among others। तो राइटर को लगा कि सच में उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, वो उन्होंने इस तरह का एक्सपीरियंस किया है जो चीज़ एक्चुअल में है ही नहीं, वो वहाँ तक जाके आ चुके हैं, उन्होंने खुद उस चीज़ को फील किया, एक्सपीरियंस किया। तो उनको लगा कि उन्हें साइकाइट्रिस्ट से मिलना चाहिए। साइकाइट्रिस्ट होते हैं बच्चों जिसे हम कहते हैं मनोचिकित्सक, जो कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड बातें जो होती हैं वो सॉल्व करते हैं, जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उनके बहुत सारे फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड साइकाइट्रिस्ट था। तो उन्होंने नरेटर ने अपने उस साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड से बात की, उसको इस बारे में बताया कि मैं एक थर्ड लेवल वहाँ पे है, वहाँ मैं गया हूँ, मैंने उस थर्ड लेवल को देखा है। तो उसके बारे में उन्होंने अपने एक साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड को बताया। I told him about the third level at Grand Central Station and he said it was a waking dream wish fulfillment। तो वो अपने एक साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड से मिलते हैं और उनको सारी डिटेल देते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे एक थर्ड लेवल भी है और मैं खुद वहाँ पे गया हूँ, मैंने वहाँ का एक्सपीरियंस लिया है। तो वो सारी बातें अपने उस फ्रेंड को बताते हैं। तो वो सारी बातें सुनने के बाद जो नरेटर के फ्रेंड हैं वो कहते हैं कि ये चीज़ कैसी है, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट की तरह है। अब बच्चों इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि जो नरेटर के फ्रेंड हैं उन्होंने बताया कि जो नरेटर हैं वो इस थर्ड लेवल के बारे में उन्होंने एक ड्रीम देखा, उनको लगा कि एक थर्ड लेवल है वहाँ पे, और उसके बारे में वो इतना ज़्यादा बिलीव करने लगे कि वो चाहने लगे कि एक्चुअल में ऐसा हो जाए। यानी कि उन्होंने एक ड्रीम देखा, उन्होंने एक इमेजिन किया कि एक थर्ड लेवल है, और फिर अपनी उस इमेजिनेशन को वो सच में रियलिटी में देखना चाहते थे और इतना ज़्यादा देखना चाहते थे कि वो बिलीव करने लग गए कि एक्चुअल में उनका जो इमेजिनेशन है वो एक्चुअल में अब रियलिटी बन चुकी है, एक्चुअल में वहाँ पे थर्ड लेवल है। तो उनके जो साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड थे उन्होंने कहा कि एक्चुअल में थर्ड लेवल नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है, और तुम अपनी इमेजिनेशन को लेके इतना ज़्यादा तुम बिलीव करने लगे हो कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी इमेजिनेशन रियलिटी बन जाए, और तुम अब ये विश्वास करने लगे हो कि जो तुम्हारी इमेजिनेशन है वो अब रियलिटी बन चुकी है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे थर्ड लेवल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी एक इमेजिनेशन है। He said I was unhappy। आगे नरेटर के फ्रेंड ने कहा कि और ऐसा इसलिए हो रहा है, तुम इस तरह की इमेजिनेशन और फिर अपनी ही इमेजिनेशन पे विश्वास कर रहे हो, तो ये सब तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अनहैप्पी हो, तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तुम बहुत सारी टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम वो चीज़ें इमेजिन कर रहे हो जो कि एक्चुअल में है ही नहीं, और
और फिर अपनी उस इमेजिनेशन पे तुम इतना ज़्यादा विश्वास करने लगे हो कि तुम उसे रियल मानने लगे हो। और इस सब का रीज़न ये है कि तुम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हो। That made my wife kind of mad। अब आगे नरेटर कह रहे हैं कि जब मेरे साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड ने ये बोला कि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का रीज़न है कि तुम बहुत अनहैप्पी हो, तो ये सुनते ही नरेटर कह रहे हैं कि जो मेरी वाइफ थी वो एक तरह से मैड हो गई, वो बहुत ज़्यादा वरीड हो गई और वो ये सोचने लगी कि क्या उनके हस्बैंड सच में इतने अनहैप्पी हैं, उनकी लाइफ में क्या सच में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। But he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it and that I just want to escape। तो जब नरेटर की वाइफ बिल्कुल बहुत ज़्यादा वरीड हो गई, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई, तो ऐसे में जो नरेटर के साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड थे उन्होंने अपनी बात को आगे एक्सप्लेन करते हुए बताया, अपनी बात को और ज़्यादा डिटेल में समझाते हुए बताया कि उनका एक्चुअल में क्या मतलब था। तो उन्होंने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो आज की दुनिया है, जो आज का समय है, ये समय कैसा है, ये समय भरा हुआ है इनसिक्योरिटी से। आज इस वर्ल्ड में सभी के मन में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा असुरक्षा की भावना है, हमारे मन में बहुत ज़्यादा डर है, बहुत सारी चीज़ों से हम डरते हैं। और जो वर्ल्ड है वो इन्वॉल्व है वॉर में, हर दो देशों के बीच में वॉर हो रहा है, यानी बहुत ज़्यादा वायलेंस है। इसके अलावा हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा वरीज़ है, टेंशन है, स्ट्रेस है और इसी की तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी बहुत सारी नेगेटिविटी है आज के इस वर्ल्ड में। तो उनके जो फ्रेंड थे साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड, उन्होंने पहले तो कहा कि तुम बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हो इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नरेटर की वाइफ बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी, बहुत ज़्यादा वरीड हो गई थी ये सुन के, तो उन्होंने आगे एक्सप्लेन करते हुए कहा कि ऐसा सिर्फ नरेटर के साथ ही नहीं है, बल्कि आज का जो वर्ल्ड है ये वर्ल्ड भरा पड़ा है बहुत सारी इनसिक्योरिटी से, फियर से, वॉर से और अलग अलग तरह की वरीज से, और ऐसा सबके साथ है। और उन्होंने कहा कि और इसीलिए जो नरेटर हैं वो क्या करना चाहते हैं, इस रियलिटी से, इस मॉडर्न वर्ल्ड से वो एक एस्केप चाहते हैं, वो इन सब से दूर जाना चाहते हैं, इन सब से वो भागना चाहते हैं। तो जो साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड थे उनके अकॉर्डिंग ये जो था ये नरेटर का सिर्फ एक इमेजिनेशन थी। और ये क्यों थी, उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि नरेटर बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और फिर आगे उन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ नरेटर के साथ नहीं है, ये नेचुरल है, क्योंकि आज का वर्ल्ड जो है वो भरा पड़ा है बहुत सारी नेगेटिविटी से। तो इस नेगेटिविटी से दूर जाने के लिए, इस नेगेटिविटी से एस्केप करने के लिए अब जो नरेटर है वो क्या करने लगे हैं, एक ऐसी चीज़ इमेजिन करने लगे हैं जो कि एक्चुअल में है ही नहीं। Well, who doesn't? Everybody I know wants to escape। अब आगे नरेटर कह रहे हैं कि जब साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड ने ये कहा कि तुम्हारे मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तुम्हारे मन में तुम बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हो और इसीलिए इन सब नेगेटिविटी से तुम एस्केप करना चाहते हो, तो ये सुन के नरेटर सोच रहे हैं कि अच्छा अगर ये बात है कि मैं एस्केप करना चाहता हूँ इसलिए मैं इस तरह की चीज़ें इमेजिन कर रहा हूँ, तो मुझे ये बताओ इस वर्ल्ड में कौन ऐसा व्यक्ति है जो एस्केप करना नहीं चाहता। एवरीबडी आई नो, आगे उन्होंने सोचा कि मैं जिन लोगों को भी जानता हूँ, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जिन जिन लोगों से भी मैं टच में हूँ, वो सभी भी क्या चाहते हैं, वो सभी भी अपनी लाइफ में एस्केप चाहते हैं। उनकी लाइफ में भी वही सब टेंशन्स हैं, वरीज़ हैं, वो ही सारा बर्डन है जो मेरी लाइफ में है। तो जिस तरह से मैं इस मॉडर्न वर्ल्ड की नेगेटिविटी से एस्केप चाहता हूँ, तो ये एस्केप तो आज के इस वर्ल्ड में हर कोई चाहता है। But they don't wander down into any third level at Grand Central Station। तो आगे नरेटर के मन में ये क्वेश्चन आया कि एस्केप तो हर कोई चाहता है, आज के मॉडर्न वर्ल्ड की नेगेटिविटी से हर एक व्यक्ति परेशान है, हर एक व्यक्ति इस नेगेटिविटी से दूर जाना चाहता है, लेकिन वो बाकी सारे व्यक्ति ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल तक नहीं चले जाते एस्केप करने के लिए। यानी नरेटर के मन में ये क्वेश्चन आया कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों रहा है।
मॉडर्न वर्ड की जो नेगेटिविटी है वो तो सबके लिए सेम है। और अगर रीज़न ये है कि मैं एस्केप चाहता हूँ तो एस्केप तो हर कोई चाहता है, इस नेगेटिविटी से दूर तो हर कोई जाना चाहता है। लेकिन वो सारे व्यक्ति ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पे नहीं पहुँच जाते जहाँ पर मैं पहुँच गया था। तो नरेटर के मन में क्वेश्चन है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने वो एक्सपीरियंस क्यों किया, मैंने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का 3rd लेवल कैसे देख लिया, मैं वहाँ तक कैसे पहुँच गया। बट दैट्स द रीज़न ही सेड। तो उन्होंने अपना क्वेश्चन रखा। उसके बाद भी जो उनके साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड थे उन्होंने यही कहा कि तुम कुछ भी बोलो, तुम्हारी इस प्रॉब्लम का रीज़न यही है। तुम ये जो इमेजिन कर रहे हो कि 3rd लेवल भी है, जो कि बिल्कुल नहीं है ही नहीं वहाँ पे, तो इसका जो रीज़न है वो यही है। एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। तो नरेटर कह रहे हैं जो साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड थे उन्होंने तो यही कहा कि यही रीज़न है, तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम्हारी इस प्रॉब्लम का यही रीज़न है। और उनके जो बाकी सब फ्रेंड्स थे वे सभी भी इस बात से बिल्कुल एग्री थे कि हाँ यही रीज़न है। जो नरेटर है वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है अपनी लाइफ में, बहुत सारी नेगेटिविटी वो इस मॉडर्न वर्ल्ड में देखते हैं। तो सबसे एस्केप करने का ये तरीका उन्होंने ढूंढ लिया कि वो इमेजिन करने लगे कि एक 3rd लेवल भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर है। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट दे क्लेम। तो नरेटर कह रहे हैं दे यानी उनके जो सारे फ्रेंड्स थे वो सारे फ्रेंड्स इसी बात पे क्लेम करते थे कि हाँ यही रीज़न है, तुम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हो और तुम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बल्कि तुम रियलिटी से दूर भागना चाहते हो, तुम रियलिटी से एक तरह से एस्केप चाहते हो और यही तुम्हारी प्रॉब्लम का रीज़न है। My stamp collecting for example that's a temporary refuse from reality। तो उनके सारे फ्रेंड्स ने कहा कि तुम्हारे अंदर की जितनी भी हैबिट्स हैं या तुम्हारे जितने भी एक्ट हैं वो सभी एक्ट इसी बात की तरफ पॉइंट करते हैं। वो सारे तुम्हारे सारे काम, तुम्हारी सारी एक्टिविटीज़, तुम्हारी सारी बातें सभी इसी तरफ पॉइंट करती हैं कि तुम कितने अनहैप्पी हो, तुम इस नेगेटिविटी से, इस मॉडर्न वर्ल्ड से कितना ज़्यादा परेशान हो। आगे उन्होंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल तुम क्या करते हो, तुम्हारी जो एक हैबिट है स्टैम्प कलेक्टिंग की। तो बच्चों स्टैम्प कलेक्टिंग बहुत कॉमन हॉबी है, हमने पहले भी बहुत बार सुना होगा। जब हम ऐसे लिखते हैं माय फेवरेट हॉबी पे तो बहुत सारे लोग स्टैम्प कलेक्टिंग पे भी ऐसे लिखते हैं। तो बहुत लोगों की हैबिट होती है स्टैम्प कलेक्ट करना। जितने भी स्टैम्प इशू होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें वो सब कलेक्ट करते हैं, अपने कलेक्शन में रखते हैं। तो जो नरेटर थे इनकी भी ये हॉबी थी, ये भी स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे। तो वो कह रहे हैं कि उनके फ्रेंड्स ने कहा क्योंकि तुम्हारी सारी एक्टिविटीज़, तुम्हारी सारी हैबिट्स, तुम्हारी सारी बातें यही इंडिकेट करती हैं, इसी तरफ पॉइंट करती हैं कि तुम सच में बहुत अनहैप्पी हो। और उन्होंने आगे कहा कि फॉर एग्जांपल तुम्हारी जो हॉबी है स्टैम्प कलेक्ट करना, ये भी यही शो करती है। क्योंकि स्टैम्प कलेक्टिंग क्या है, एक टेम्परेरी रिफ्यूज़ है। टेम्परेरी कहते हैं अस्थायी, यानी कि जो परमानेंट नहीं होता, थोड़े समय के लिए होता है। और रिफ्यूज़ कहते हैं शरण। तो उनके फ्रेंड्स ने कहा कि तुम्हारी जो हॉबी है, तुम जो टाइम स्पेंड करते हो स्टैम्प कलेक्ट करने में, तो वो भी तुम्हारे लिए एक टेम्परेरी रिफ्यूज़ है, वो भी तुम्हें थोड़ी देर के लिए शरण देता है। किससे? जो मॉडर्न वर्ल्ड की रियलिटी है, जो फुल ऑफ नेगेटिविटी है, उससे। तो उनके सभी फ्रेंड्स इसी बात पे बिल्कुल अड़े हुए थे कि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही रीज़न है कि तुम बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हो और तुम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बल्कि तुम चीज़ों से भाग रहे हो, दूर जा रहे हो, तुम एक एस्केप चाहते हो और यही रीज़न है तुम्हारी प्रॉब्लम्स का। और जो तुम स्टैम्प कलेक्ट करते हो वो भी तुम इसीलिए करते हो क्योंकि जब तुम उसमें बिजी रहते हो तो तुम्हें थोड़ी सी देर के लिए शरण मिल जाती है, तुम्हें थोड़ी सी देर का एक ब्रेक मिल जाता है मॉडर्न वर्ल्ड की हार्श रियलिटी से, जो कि कैसी है, फुल ऑफ नेगेटिविटी है। वेल मे बी बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। अब नरेटर इस बात का भी रिप्लाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अच्छा शायद हो सकता है, शायद मेरे फ्रेंड सही कह रहे हो कि मैं स्टैम्प कलेक्ट शायद इसीलिए करता हूँ, लेकिन जो मेरे ग्रैंड फादर थे वो भी स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे और उनको तो अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए रिफ्यूज़ नहीं चाहिए था। और क्यों नहीं चाहिए था?
थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे। तो वो कह रहे हैं कि जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो भी स्टैम्प कलेक्ट करना उनकी भी हॉबी थी, लेकिन उन्हें तो किसी भी चीज़ से एस्केप नहीं चाहिए था। मेरे लिए तो सब बोल रहे हैं कि मेरे मन में मैं बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हूँ और मैं इस मॉडर्न वर्ल्ड की नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसीलिए मैं इस मॉडर्न वर्ल्ड से एक एस्केप चाहता हूँ। लेकिन जो मेरे ग्रैंडफादर हैं उन्हें तो कोई एस्केप नहीं चाहिए था, क्योंकि उस समय का जो टाइम था, जो जिस समय मेरे ग्रैंडफादर जीवित थे, वो समय कैसा था? वो समय तो बहुत अच्छा था और बहुत ही पीसफुल था। तो जितनी टेंशन आज के समय में है, जितनी टेंशन, जितनी वायलेंस है और लोग आपस में एक दूसरे के साथ वॉर में उलझे हुए हैं, आपस में इतनी सारी इल फीलिंग रखते हैं, तो ये सारी नेगेटिविटी उस समय तो नहीं थी। जो एस्केप मुझे आज चाहिए इस मॉडर्न वर्ल्ड से, वो एस्केप मेरे ग्रैंडफादर को तो नहीं चाहिए था, क्योंकि उनके समय तो जो सारी चीज़ें थी वो बहुत ही नाइस थी, बहुत ही पीसफुल थी। फ्रॉम ऑल आई हेयर, और ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूँ, मैंने जो कुछ भी सुना है अपने ग्रैंडफादर से, तो वो कहना चाह रहे हैं नरेटर कि मेरे जो ग्रैंडफादर का टाइम था वो तो बहुत अच्छा था, बहुत पीसफुल था। और ऐसा मैंने सुना है ग्रैंडफादर से, ग्रैंडफादर ही बताया करते थे कि हमारे समय में कितनी शांति थी, चीज़ें कितनी ईजी थी, कितने अच्छे से, कितनी स्मूथली मूव होती थी, तो उन्हें तो अपनी लाइफ में कोई एस्केप नहीं चाहिए था। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और मेरे ग्रैंडफादर ने ही मेरा कलेक्शन स्टार्ट किया था। यानी कि जो राइटर के ग्रैंडफादर हैं वो भी स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे, और उन्हीं को देख के नरेटर भी इंस्पायर हुए थे, और उन्होंने भी अपने ग्रैंडफादर से स्टैम्प कलेक्टिंग की हॉबी अडॉप्ट की थी। It's a nice collection too. Blocks of 4 of practically every US issue, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। तो वो कह रहे हैं कि उनके ग्रैंडफादर भी स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे और वही हॉबी उन्होंने भी अडॉप्ट कर ली थी। आगे वो बता रहे हैं कि उनका जो स्टैम्प कलेक्शन था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा कलेक्शन उन्होंने कर रखा था। और उनके कलेक्शन में क्या क्या था? 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू। उनके कलेक्शन में क्या क्या था? यूएस में जितने भी स्टैम्प इशू होते थे, जितने भी स्टैम्प वहाँ पर आया करते थे, उन सब स्टैम्प के 4 उनके पास ब्लॉक्स थे, यानी हर स्टैम्प के 4 सेट्स उनके पास थे। इसके अलावा उनके पास फर्स्ट डे कवर्स भी थे। अब बच्चों, फर्स्ट डे कवर्स क्या होता है, स्टोरी में हमें आगे डिटेल में समझाया गया है, हम तब समझेंगे। तो उनके पास फर्स्ट डे कवर्स भी थे, और जितने भी स्टैम्प पब्लिश होते थे उन सभी स्टैम्प्स के 4 सेट्स उनके पास थे। और इसी तरह भी और भी काफ़ी चीज़ें उनके कलेक्शन में इंक्लूड थी। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो। तो आगे नरेटर कह रहे हैं कि चलो अगर मैं एस्केप चाहता हूँ, मेरे ग्रैंडफादर भी चलो मैंने माना कि एस्केप चाहते थे, लेकिन जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे उनकी लाइफ में तो क्या प्रॉब्लम हो सकती थी जो वो एस्केप चाहते थे, लेकिन स्टैम्प कलेक्ट करना तो उनकी भी हॉबी थी। जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे, यूएस के प्रेसिडेंट थे ये, तो वो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे। तो नरेटर जो हैं वो अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड की बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं है कि जो स्टैम्प कलेक्ट करना की जो हॉबी है वो इसलिए है कि अपनी जो हार्श रियलिटी है उससे आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो, उससे आप एस्केप थोड़े समय के लिए ले लो। वो अपनी बात के फेवर में कह रहे हैं कि जो उनके ग्रैंडफादर थे वो भी स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे और उन्हें तो किसी भी तरह का एस्केप नहीं चाहिए था, क्योंकि उस समय जो लाइफ थी बहुत स्मूथ हुआ करती थी, बहुत पीसफुल हुआ करती थी। और इसके अलावा जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट है वो भी स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे, तो वो तो प्रेसिडेंट थे, उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से उन्हें अपनी लाइफ से एस्केप चाहिए था। तो वो अपनी साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड की बात से अभी भी एग्री नहीं है। एनीवे, हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। अब नरेटर आगे अपना एक्चुअल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चलो जो भी रीज़न हो, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं 3rd लेवल तक क्यों पहुंचा, कैसे पहुंचा, जो भी रीज़न हो उसे एक बार छोड़ो। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में क्या हुआ था, मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पर कैसे पहुँचा था, उस दिन क्या हुआ था। One night last summer I worked late at the office। तो जब नरेटर ने एक्सपीरियंस किया था 3rd लेवल का, तो वो कब की बात थी, वो लास्ट समर की बात थी। तो कह रहे हैं कि लास्ट समर एक रात मुझे ऑफिस में लेट हो गया था, मैंने ऑफिस में काफ़ी देर तक काम किया था।
I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus। तो नाइटर कह रहे हैं कि मुझे उस दिन ऑफिस में काफ़ी लेट हो गई थी, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा हरी में था, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में था कि मैं जल्दी से जल्दी अपने अपार्टमेंट पहुंच जाऊं, अपने घर पहुंच जाऊं। तो मुझे ऑफिस में ही बहुत लेट हो गई थी, मैं बहुत देरी से निकला था और मैं जल्दी से जल्दी अपने घर, अपने अपार्टमेंट जाना चाहता था। इसलिए मैंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाता हूँ और एक सबवे लेता हूँ, किसकी बजाय, बस की बजाय। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो सबवे है वो बस की बजाय फास्टर होती है, ज़्यादा जल्दी ले जाती है। तो बच्चों, ये सबवेज होती हैं जो अंडरग्राउंड चला करती हैं। तो उस दिन नरेटर जो थे वो ऑफिस में बहुत लेट हो गए थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि बस की बजाय आज मैं सबवे ले लेता हूँ ताकि मैं घर जल्दी पहुँच जाऊँगा। क्योंकि जो सबवे होती हैं वो बस से फास्ट चलती हैं, जल्दी, ज़्यादा जल्दी ले जाती हैं। इसलिए उस रात को नरेटर बस की बजाय सबवे लेना चाहते थे, इसलिए वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाते हैं एक सबवे लेने के लिए। Now I don't know why this should have happened to me। आगे वो कह रहे हैं कि अब मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैं बिल्कुल नहीं जानता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। I'm just an ordinary guy named Charlie। तो आगे वो कह रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल ऑर्डिनरी गाय हूँ, जैसे बाकी सभी होते हैं, मैं भी बिल्कुल वैसे ही हूँ और मेरा नाम है चार्ली। तो नरेटर ने अपना नाम बताया, उनका नाम है चार्ली। 31 ईयर्स ओल्ड, और वो कह रहे हैं कि मैं 31 ईयर का हूँ। And I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band। आगे वो कह रहे हैं कि मैंने कपड़े भी बिल्कुल नॉर्मल पहन रखे थे, ऐसा नहीं था कि मैं कोई सबसे अलग दिख रहा था, मैं एक बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल ऑर्डिनरी लग रहा था। और मैंने क्या पहन रखा था? एक सूट पहन रखा था। कैसा? टैन कलर का। टैन बच्चों एक कलर होता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा हम कह सकते हैं लाइट ब्राउन जैसा होता है, डार्क क्रीम जिसे हम कह सकते हैं। तो क्रीमिश कलर होता है, बिल्कुल लाइट ब्राउन, इसे हम कहते हैं टैन कलर। तो इस कलर का उन्होंने सूट पहन रखा था। और कैसा? गैबर्डीन एक तरह का फैब्रिक होता है, एक तरह का क्लोथ होता है जो कि सूट बनाने के काम में आता है। ये है गैबर्डीन फैब्रिक, थोड़ा सा थिक फैब्रिक होता है जिससे सूट बनाया जाता है। तो कहते हैं कि मैंने बिल्कुल ऑर्डिनरी कपड़े पहन रखे थे, मैंने टैन कलर का गैबर्डीन फैब्रिक का एक सूट पहन रखा था। एंड ए स्ट्रो हैट, और इसके अलावा मैंने एक स्ट्रो हैट पहन रखी थी, इस तरह की होती है स्ट्रो हैट, विथ अ फैंसी बैंड। और उस हैट पे जो बैंड लगा हुआ था, यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं बैंड होता है यहाँ पे। तो वो कह रहे हैं कि जो उस स्ट्रॉ हैट के ऊपर जो बैंड था, वो बैंड थोड़ा सा फैंसी था, थोड़ा सा अच्छा दिखने वाला वो बैंड था। I passed a dozen men who looked just like me। आगे वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था, बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने हुए थे जैसे कि सभी लोग पहनते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब मैं वहाँ स्टेशन पे जा रहा था तो मेरे आसपास से लगभग 1 डज़न जो व्यक्ति थे वो वैसे ही गुजरे, जो कैसे लग रहे थे, बिल्कुल मेरी तरह ही लग रहे थे। यानी कि वहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही कपड़े सबने पहन रखे थे। तो वो कहना चाह रहे हैं नरेटर कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई सबसे अलग था, मैं बिल्कुल एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ और मेरे कपड़े भी बिल्कुल नॉर्मल थे, जैसे बाकी सबके कपड़े थे वैसे ही मेरे थे। और उस स्टेशन पे जो बाकी लोग मेरे पास से गुजर रहे थे वो भी बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे कि मैं लग रहा था। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग। आगे वो कह रहे हैं कि और मैं वहाँ स्टेशन पे क्यों गया था? तो वो कह रहे हैं कि मैं किसी चीज़ से एस्केप करने के लिए वहाँ नहीं गया था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ। बल्कि मैं वहाँ इसलिए गया था ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपने घर जा सकूँ, घर पे जाके अपनी वाइफ के पास मैं जा सकूँ। और वाइफ का नाम क्या है? लुइसा। तो ये स्टोरी है चार्ली और उनकी वाइफ लुइसा की। तो चार्ली कह रहे हैं कि उस रात मेरे साथ वो एक्सपीरियंस हुआ था और मैं सबवे क्यों गया था? क्योंकि मैं लेट हो गया था। तो जनरली चार्ली बस से घर जाया करते थे, लेकिन वो उस दिन ऑफिस में बहुत लेट हो गए थे
थे, तो उन्होंने सोचा कि आज बस की जगह सबवे ले लेते हैं ताकि थोड़ा जल्दी घर पहुंच जाएं। और वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान हैं, बिल्कुल ऑर्डिनरी हैं, सबकी तरह लगने वाले हैं। और स्टेशन पर जितने भी लोग थे वो भी बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे कि वो लग रहे थे। आगे वो कहते हैं कि मैं किसी भी तरह का एस्केप नहीं चाहता था, बल्कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ घर जाना चाहता था जल्दी से जल्दी, इसीलिए मैं वहाँ पर स्टेशन पर गया था। I turned into Grand Central फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू। आगे वो कह रहे हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जाने के लिए बहुत सारे रास्ते होंगे, तो वो कह रहे हैं कि मैं वेंडरबिल्ट एवेन्यू से वहाँ पर गया था एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। और जब मैं गया तो सबसे पहले मैं स्टेयर्स उतर के फर्स्ट लेवल पे गया। तो बच्चों ये अंडरग्राउंड स्टेशन है, तो आप सपोज़ कीजिए ये एंट्री है, तो जब हम नीचे उतरेंगे तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट लेवल, और नीचे उतरेंगे तो आएगा सेकंड लेवल। क्योंकि ये अंडरग्राउंड है तो फर्स्ट लेवल आएगा नीचे उतरने पे। तो अगर ये हमारा एंट्री पॉइंट है, हम स्टेयर्स उतर के यहाँ पर आएंगे, ये होता है फर्स्ट लेवल, और हम स्टेयर्स उतरेंगे तो हम आएंगे सेकंड लेवल पे। तो वो कह रहे हैं कि जब मैं स्टेशन पे गया तो मैं स्टेप्स उतर के, सीढ़ियाँ उतर के कहाँ पहुँच गया, फर्स्ट लेवल पे। तो ये सीढ़ियाँ उतर के यहाँ वो आ गए थे फर्स्ट लेवल पे। Where you take trains like the 20th century। और जो फर्स्ट लेवल था यहाँ से ट्रेन्स चला करती थी, कैसी, 20th सेंचुरी जैसी जो ट्रेन्स थी वो कहाँ से चला करती थी, फर्स्ट लेवल, फर्स्ट फ्लोर से चला करती थी। Then I walked down another flight of to the second level। तो फर्स्ट लेवल पे ये आए, लेकिन जिस ट्रेन में उन्हें जाना था वो फर्स्ट लेवल से नहीं चला करती थी, इसीलिए वो फिर से स्टेयर्स उतरते हैं और कहाँ आ जाते हैं, सेकंड लेवल पे आ जाते हैं। Where the suburban trains leave from। और जो सेकंड लेवल था यहाँ से ट्रेन चला करती थी, कौन सी, जो कि सब अर्बन एरियाज़ में जाया करती थी। Ducked into an arched doorway heading from the subway। और जब वो सेकंड लेवल पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे क्या था, एक आर्क्ड डोरवे था। आर्क्ड कहते हैं बच्चों जो इस तरह का होता है, ये शेप जो होती है जिस डोर के ऊपर से, उसे हम कहते हैं आर्क्ड। तो एक आर्क्ड डोरवे था, आर्क्ड की शेप वाला एक डोर था वहाँ पे, और उसमें से उनको जाना था। तो वो क्या करते हैं, डक्ड कहते हैं सिर नीचे करना। तो इस तरह का एक गेट था वहाँ पे सेकंड लेवल पे, इस गेट में से उन्हें जाना था, तो अपना सिर नीचे करके वो उसमें से निकलते ताकि उनके सिर में चोट ना लग जाए। तो वो कह रहे हैं कि मैं उस आर्क्ड डोरवे में सिर नीचे करके गया सबवे तक जाने के लिए एंड गॉट लॉस्ट। और जैसे उन्होंने इस गेट को पार किया, इस आर्क्ड डोरवे को क्रॉस करके वो दूसरी साइड गए, तो वो कह रहे हैं वहाँ जाते ही मैं लॉस्ट हो गया, मैं खो गया। That's easy to do। आगे वो कह रहे हैं कि ये करना तो बहुत ही ईजी था। I have been in and out of Grand Central hundreds of times, but I am always bumping into new doorways and stairs and corridors। आगे वो कह रहे हैं कि इससे पहले भी मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे 100 टाइम आ चुका हूँ, यानी कि बहुत बार मैं इस स्टेशन पे इससे पहले भी आ चुका हूँ। और मैं जितनी बार भी यहाँ आता हूँ उतनी बार ही मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पर नए नए डोरवेज बन गए हैं, नए नए स्टेयर्स बन गए हैं, और नए नए कॉरिडोर्स बन गए हैं। तो वो कहना चाह रहे हैं कि मैं यहाँ जितनी बार भी आता हूँ, वो बहुत रेगुलर नहीं जाया करते थे वहाँ पे, तो वो थोड़े इंटरवल के बाद, थोड़े गैप के बाद वहाँ जाया करते थे। तो कह रहे हैं कि मैं जितनी बार भी आता था तो हर बार मैं देखा करता था कि पिछली बार से ये बदल गया है, और यहाँ पे नई स्टेयर्स लग गई हैं, नए कॉरिडोर्स बन गए हैं। तो हर बार मुझे ये स्टेशन पहली बार से डिफरेंट लगा करता था। Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel। अब अपना वो पहले का एक्सपीरियंस बता रहे हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का। तो वो बता रहे हैं कि एक बार जब मैं यहाँ आया तो मैं एक टनल में चला गया। टनल कहते हैं बच्चों सुरंग। तो वो कह रहे हैं कि एक टनल मुझे दिखाई दी यहाँ पे, उस टनल में मैं चला गया, और वो जो टनल थी वो कैसी थी, 1 मील लंबी थी। और जब वो टनल ख़त्म होती है
तो मैं क्या देखता हूँ कि मैं कहाँ आ गया, मैं रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुँच गया। अब बच्चों ये जो उनका एक्सपीरियंस है ये भी एक्सपीरियंस रियल है या ये एक्सपीरियंस भी उनका इमेजिनेशन है, ये हमें यहाँ क्लियर नहीं किया गया है। मे बी ये भी उनका एक इमेजिनेशन था कि एक बार वो एक टनल में एंट्री करते हैं और कहाँ निकलते हैं, एक होटल की लॉबी में वो टनल उन्हें ले जाती है। Another time I came up in an office building of 46th Street 3 blocks away। एक और एक्सपीरियंस वो बता रहे हैं कि एक और बार जब मैं एक टनल में एंट्री करता हूँ तो कहाँ पहुँच जाता हूँ, एक ऑफिस बिल्डिंग में पहुँच जाता हूँ, जो कि ऑफिस कहाँ था, 46th स्ट्रीट एक स्ट्रीट का नेम है, तो वहाँ पे था, जो कि इस स्टेशन से 3 ब्लॉक्स की दूरी पे है। तो ये इनके पहले के एक्सपीरियंस है जब ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर आते थे। तो ये कह रहे हैं कि मैं जितनी बार भी आता हूँ उतनी बार मुझे स्टेशन पहले से डिफरेंट लगता है। हर बार मुझे यहाँ नए नए कॉरिडोर्स मिलते हैं, नए नए स्टेयरकेस मिलते हैं। इस तरह मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, और इससे पहले भी मैं यहाँ खो चुका हूँ। इसीलिए उन्होंने कहा था कि जब मैं लॉस्ट हुआ तो ये करना तो बहुत ईजी था, इससे पहले भी मैं यहाँ पे खो चुका हूँ, और कभी मैं किसी होटल में पहुंच जाता हूं और कभी किसी ऑफिस बिल्डिंग में मैं पहुंच जाता हूं। Sometimes I think Grand Central is growing like a tree। आगे वो कह रहे हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इतना डिफरेंट होता है हर बार, तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन क्या कर रहा है, एक ट्री की तरह ग्रो हो रहा है। जैसे एक ट्री है, आप उस ट्री को थोड़े टाइम के बाद देखोगे तो आप देखोगे कि वो पहले से थोड़ा बड़ा हो गया है। एक छोटा प्लांट है जो कि ग्रो हो रहा है, उस प्लांट को आप कुछ टाइम बाद देखोगे तो आप देखोगे कि उसमें और भी ब्रांचेस निकल के आ गई हैं, वो पहले से थोड़ा बड़ा हो गया है। आप उसको फिर थोड़े टाइम बाद देखने आओगे तो फिर आप नोटिस करोगे कि ये पहले से और भी बड़ा हो गया है। तो नरेटर कह रहे हैं कि मैं जितनी बार भी यहाँ आता हूँ उतनी ही बार मुझे ये पहले से डिफरेंट लगता है। तो वो कह रहे हैं कि अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि जैसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक ट्री की तरह है जो कि लगातार ग्रो होता जा रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स। और जैसे एक ट्री में क्या होती हैं, उसकी जो रूट्स होती हैं, एक ट्री की जो जड़ें होती हैं, वो जैसे जैसे ग्रो करती रहती हैं, इधर उधर आगे से आगे बढ़ती रहती हैं, वैसे ही जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है इसके जो कॉरिडोर्स हैं और इसके जो स्टेयरकेसेस हैं वो भी रूट्स की तरह ग्रो कर रहे हैं, इधर उधर आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। There is probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now। आगे वो कह रहे हैं कि ये भी पॉसिबल है, ऐसा भी हो सकता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एक बहुत लंबी टनल हो, एक बहुत लंबी सुरंग यहाँ पर बनी हुई हो जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता हो, और वो जो सुरंग है वो अपना रास्ता आगे से आगे बढ़ाती जा रही हो इस न्यूयॉर्क शहर के नीचे ही नीचे, on its way to Times Square and maybe another to Central Park। और ये जो सुरंग है, जो टनल है, ये इतनी लंबी हो सकती है, ये इतना आगे बढ़ सकती है कि हो सकता है वो टाइम स्क्वायर तक पहुंच जाए या फिर सेंट्रल पार्क तक पहुंच जाए। तो बच्चों ये न्यूयॉर्क के बहुत फेमस प्लेस हैं, टाइम स्क्वायर, सेंट्रल पार्क। तो वो कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि और भी इसमें और भी टनल भरी हुई हो जो कि अपना रास्ता आगे से आगे बढ़ाती जा रही हो, इतनी लंबी वो हो जाए कि हो सकता है वो टाइम स्क्वायर तक पहुंच जाए या फिर सेंट्रल पार्क तक वो पहुंच जाए। And maybe because for so many people through the years Grand Central has been an exit and a way of escape, maybe that's how the tunnel I got into। आगे वो बता रहे हैं कि ये भी पॉसिबल है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ये इतने सालों से एक एग्जिट बना हुआ है। एग्जिट क्या होता है, जहाँ से हम बाहर निकलते हैं, बाहर जाने का रास्ता। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, नरेटर कह रहे हैं कि जब हम स्टेशन पे जाते हैं, जब हम किसी ट्रेन में बैठते
बैठते हैं तो वो ट्रेन क्या करती है, हमें उस स्थान से, उस जगह से बाहर ले जाती है, उस जगह से हमें एग्जिट कर देती है। तो वो कह रहे हैं कि इतने सालों से जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ये क्या बना हुआ है, ये एक एग्जिट पॉइंट बना हुआ है सभी लोगों के लिए। जो भी लोग यहाँ आते हैं, आके ट्रेन में बैठते हैं और यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। तो ये क्या है, एक एस्केप का रास्ता है सभी लोगों के लिए। तो हो सकता है इसीलिए मैं उस टनल में चला गया था, जो टनल मुझे कभी तो कहाँ ले जाती है, होटल की लॉबी में, और कभी किसी ऑफिस बिल्डिंग में। तो जो नरेटर है वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो रेलवे स्टेशन है वो क्या है सभी लोगों के लिए, एक एग्जिट पॉइंट है, एक रास्ता है एस्केप का। तो शायद इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्टेशन है ये मेरे लिए भी एस्केप का रास्ता बनेगा, और इसीलिए मैं कभी टनल में पहुंच के होटल पहुंच जाता हूं और कभी टनल में पहुंच के मैं ऑफिस पहुंच जाता हूं। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। आगे वो कह रहे हैं कि लेकिन मैंने अपने इस आइडिया के बारे में, इस विचार के बारे में मैंने अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड को कभी नहीं बताया। कौन सा विचार, कि ये जो स्टेशन है ये एक एग्जिट पॉइंट है, एक वे ऑफ एस्केप है। तो ये विचार उन्होंने अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड के साथ कभी शेयर नहीं किया। The corridor I was in began angling left and slanting downward, and I thought that I was wrong, but I kept on walking. आगे वो अपनी फिर से वही बात कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जिस कॉरिडोर में मैं चल रहा था, यानी हमने पढ़ा था ना पहले कि वो जो आर्क्ड डोरवे था, जब उन्होंने उस डोर को क्रॉस किया तो वो खो गए थे, तो डोर से निकल के वो एक कॉरिडोर में पहुंच गए थे। तो कह रहे हैं कि जिस कॉरिडोर में मैं चलता जा रहा था, अब क्या हुआ, वो कॉरिडोर लेफ्ट की तरफ एंगल करने लगा, लेफ्ट की तरफ वो मुड़ गया, और थोड़ा थोड़ा वो डाउनवर्ड, नीचे की तरफ स्लैंट होने लगा, नीचे की तरफ जाने लगा। यानी वो ऑलरेडी सेकंड लेवल पे थे और अब वो और डाउनवर्ड और नीचे की तरफ वो कॉरिडोर जा रहा था। और एक बार उनको लगा कि वो शायद गलत रास्ते पे हैं, शायद उन्होंने गलत कॉरिडोर ले लिया है, लेकिन फिर भी वो रुके नहीं और उसी कॉरिडोर में आगे से आगे वो चलते रहे। All I could hear was the empty sound of my own footsteps and I didn't pass a soul. आगे वो कह रहे हैं कि उस पूरे कॉरिडोर में वो बिल्कुल अकेले थे। इससे पहले तो उन्होंने कहा था ना कि जब वो फर्स्ट लेवल पे थे, सेकंड लेवल पे थे, तो और भी बहुत सारे लोग थे जो कि बिल्कुल उन्हीं की तरह दिख रहे थे। लेकिन जब उस आर्क्ड डोरवे के बाद वो इस कॉरिडोर में आ जाते हैं तो वो कह रहे हैं कि यहाँ वो बिल्कुल अकेले थे, और जो आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही थी, सिर्फ वो आवाज़ सिर्फ और सिर्फ किसकी थी, उनके खुद के फुट स्टेप्स की, उनके खुद के चलने की आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही थी। और अब उनके पास से एक भी सोल यानी एक भी व्यक्ति उनके पास से नहीं गुजरा। उस पूरे कॉरिडोर में वो बिल्कुल अकेले थे। Then I heard that sort of hollow roar ahead. That means open space and people talking. तो पूरे कॉरिडोर में बिल्कुल अकेले थे। अब जब कॉरिडोर एंड होने लगा तो उनको क्या सुनाई देता है, उनको ऐसे लगा जैसे वहाँ पे होलो कहते हैं जब कोई खोखली चीज़ होती है, तो उनको ऐसे लगा कि आगे जाके ये कॉरिडोर ख़त्म हो रहा है और शायद वहाँ पे कोई बड़ा हॉल होगा, और वहाँ से उनको एक तरह से रॉर यानी चिल्लाने की आवाज़ें, कोई शोर सुनाई दे रहा था। तो उनको लगा कि इसका क्या मतलब है कि इस कॉरिडोर के एंड होने के बाद थोड़ा ओपन स्पेस आएगा और वहाँ पे कुछ लोग भी हैं जो कि आपस में बात कर रहे हैं। तो जो पूरा कॉरिडोर था उसमें वो बिल्कुल अकेले थे, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। लेकिन जैसे वो कॉरिडोर एंड होने लगा तो उनको आगे से लोगों की बात करने की आवाज़ आने लगी, थोड़ा शोर सुनाई देने लगा। तो उनको लगा कि शायद अब कॉरिडोर एंड हो रहा है और एक ओपन स्पेस आने वाला है और वहाँ पे कुछ लोग भी हैं जो कि आपस में बात कर रहे हैं। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट। अब वो जो टनल थी, वो जो कॉरिडोर था, वो उसने एक शार्प लेफ्ट टर्न ले लिया। I went down a short flight of stairs and came out on the third level at Grand Central Station. तो बच्चों ये ऑलरेडी सेकंड लेवल पे थे, हमने देखा था ये एंट्री पॉइंट है, स्टेयर उतर के ये फर्स्ट लेवल आया, फिर स्टेयर उतर के ये सेकंड लेवल आया।
तो जब ये सेकंड लेवल पे थे तो यहाँ ये किसी कॉरिडोर में एंटर हो गए जो कि डाउनवर्ड जाता गया और फिर से स्टेयर्स आ गई और अब ये कहाँ पहुँच गए, थर्ड लेवल पे, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे ये पहुँच जाते हैं। तो जब वो कॉरिडोर था, जो टनल थी, वो बिल्कुल लेफ्ट की तरफ मुड़ जाती है और फिर से ये छोटी सी सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे। For just a moment, I thought I was back on the second level। तो वो कह रहे हैं कि एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि मैं फिर से सेकंड लेवल पे आ गया हूँ। But I saw the room was smaller, there were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking। तो वो कह रहे हैं कि एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि ये कॉरिडोर मुझे फिर से सेकंड लेवल पर ले आया है, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो क्या देखा कि अब ये जो रूम था ये सेकंड लेवल जैसा नहीं था, ये सेकंड लेवल से थोड़ा स्मॉल था, छोटा था। और यहाँ पे जो टिकट विंडो बनी हुई थी वो भी सेकंड लेवल से फ्यूवर यानी थोड़ी कम थी। और इसके अलावा जो वहाँ पे ट्रेन के गेट्स बने हुए थे वो भी सेकंड लेवल से कम थे। और इसके अलावा क्या डिफरेंस देखा उन्होंने कि वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन बूथ था, जो काउंटर लगे हुए होते हैं जहाँ पे आप जाके ट्रेन्स के बारे में या कोई भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तो वो जो इंफॉर्मेशन बूथ वहाँ पे बना हुआ था वो भी कैसा था, वुड का बना हुआ था और बहुत ही पुराना सा वो लग रहा था। तो नरेटर कह रहे हैं कि एक बार के लिए मुझे लगा कि शायद मैं फिर से घूम के मैं फिर से सेकंड लेवल पे ही पहुँच गया, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि नहीं, ये रूम सेकंड लेवल जैसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे रूम छोटा है, इसके अलावा जो टिकट विंडो है वो भी बहुत कम है और जो इंफॉर्मेशन काउंटर था, जो इंफॉर्मेशन बूथ था, उन्होंने देखा कि वो भी लकड़ी का बना हुआ था और बहुत ही पुराना था। तो उनको लगा कि नहीं, ये सेकंड लेवल जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, वो किसी अलग ही जगह पर आ गए हैं। And the man in the booth wore a green eye shade and long black sleeve protector। और वो जो इंफॉर्मेशन बूथ पे व्यक्ति खड़ा हुआ था इंफॉर्मेशन देने के लिए, वो कैसा था, उसने ग्रीन कलर के आई शेड पहने हुए थे। अब बच्चों, आई शेड क्या होते हैं आप यहाँ देख सकते हैं। आई शेड ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मे की तरह नहीं होते, बल्कि इस तरह से ऊपर हम लगाते हैं अपनी आइज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। यानी कि जब भी तेज़ लाइट आती है, तेज़ धूप होती है, तो उससे हम आइज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह का आई शेड यूज़ करते हैं, जो कि दोनों आइज़ के ऊपर लगा हुआ होता है, हमारी आइज़ को कवर करता है। तो इस तरह के ग्रीन आई शेड उस व्यक्ति ने लगा रखे थे और उसने लंबी ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स पहन रखी थी। स्लीव प्रोटेक्टर बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में, ये ब्लैक कलर की स्लीव प्रोटेक्टर यानी कि हम अपनी स्लीव्स पे, अपने आर्म्स पे हम इन्हें पहनते हैं। तो इस तरह के ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर उसने पहने हुए थे और ग्रीन कलर के आई शेड्स उसने लगा रखे थे। द लाइट्स वर डिम एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। और नरेटर देखते हैं कि जो लाइट्स वहाँ पे जल रही थी उस स्टेशन पे, उस फ्लोर पे, वो बहुत ही डिम थी, यानी बहुत ब्राइट नहीं थी, बहुत डिम लाइट्स थी वहाँ पे। और वो लाइट्स भी कैसी थी, वो फ्लिकर हो रही थी। फ्लिकरिंग यानी झिलमिला रही थी, यानी एक तो होती है बिल्कुल स्टेबल एक जैसी लाइट, यानी कि जब हम लाइट जलाते हैं, ट्यूबलाइट जलाते हैं या बल्ब जलाते हैं, तो उसकी रोशनी कैसी आती है, एक जैसी आती है। लेकिन आप जब कैंडल जलाते हैं तो कैंडल की लाइट कैसी होती है, झिलमिल झिलमिल होती है। तो इस तरह की लाइट वहाँ पे आ रही थी। देन आई सो वाई, आगे नरेटर कह रहे हैं कि और फिर मैंने देखा कि ऐसा क्यों था, यानी कि जो लाइट थी वो इतनी डिम क्यों थी और वो इतनी झिलमिला क्यों रही थी। ये मैंने जब नोटिस किया तो मैंने क्या देखा, देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ पे कोई ट्यूबलाइट या कोई बल्ब नहीं था, बल्कि रोशनी के लिए वहाँ पे क्या लगा रखे थे, गैस लाइट्स। बच्चों गैस लाइट्स आप इस तरह की देख सकते हैं, जहाँ पे जो होती है फ्लेम जलती है, यानी कि वहाँ पे कोई ट्यूबलाइट या बल्ब इस तरह की रोशनी नहीं थी, बल्कि गैस लाइट लगा रखी थी। और इसीलिए ये जो लाइट है, ये जब फ्लेम, इसकी जो फ्लेम है वो जब वो जल रही थी, तो जैसे कैंडल होती है वो कभी कम कभी ज़्यादा, इस तरह से वो लाइट झिलमिला रही थी। तो जब नरेटर ने ये सब देखा तो उनको लगा कि वो कहाँ पहुँच गए हैं, ये सेकंड लेवल तो बिल्कुल भी नहीं है, ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की कौन सी जगह है जहाँ वो आ गए थे।
There were brass spittoons on the floor and across the station a glint of light caught my eye. आगे वो और डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उस जगह के बारे में। तो वो कह रहे हैं कि वहाँ का जो फ्लोर था, जो फर्श था वहाँ पे क्या थे, ब्रास स्पिटून्स रखे हुए थे। बच्चों ब्रास स्पिटून्स इस तरह के होते हैं, ये ब्रास के बने हुए होते हैं और ये इसलिए यूज़ किए जाते हैं, इनको फ्लोर पे रख दिया जाता है। तो जिस व्यक्ति को भी स्पिट करना होता है, कुछ थूकना होता है, तो वो इसके अंदर स्पिट कर सकता है। तो इस तरह के ब्रास स्पिटून्स वहाँ पे रखे हुए थे। और फिर नरेटर ने क्या देखा, उनकी जो आइज़ थी उसमें एक ग्लिंट कहते हैं चमक, तो एक रोशनी की चमक उनकी आइज़ में जाती है। ए मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। और वो चमक कहाँ से आ रही थी, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति था, वो अपनी पॉकेट में से गोल्ड की वॉच निकाल रहा था। ही स्नैप्ड ओपन द कवर। उस वॉच का पहले उसने वो वॉच अपनी पॉकेट से निकाली और फिर उसने उसका कवर खोला। तो बच्चों इस तरह की वॉच आपने देखा होगा मूवीज़ में भी, पुराने समय में ओल्ड टाइम इस तरह की वॉच चला करती थी, गोल्ड वॉच होती थी और इसे ना रिस्ट पे बांधते नहीं थे बल्कि पॉकेट में रखते थे। और जब कभी आपको टाइम देखना है, आप इसको पॉकेट में से निकालिए और ये इसका कवर होता था ऊपर, इस कवर को आप खोलिए और फिर आप टाइम देख सकते थे। तो इस तरह की वॉच पहले चला करती थी और ये गोल्ड की बनी होती थी, इसीलिए इसको बहुत केयरफुली पॉकेट में रखा जाता था। और पॉकेट में भी कैसे रखा जाता था, वेस्ट पॉकेट में। वेस्ट कहते हैं इनर वेयर, तो जो इनर वेयर होते थे उसकी पॉकेट्स में इसे रखते थे बहुत केयरफुली, क्योंकि गोल्ड की बनी होती थी। तो ऐसे ही एक व्यक्ति था, उसने अपने इनर वेयर की पॉकेट में से अपनी गोल्ड वॉच निकाली, उसका कवर खोला और कवर खोल के जब उसने देखा तो ग्लैंस एट हिज वॉच, तो उसने अपने वॉच की तरफ देखा एंड फ्राउंड, और उसको थोड़ा सा गुस्सा आया। यानी हो सकता है वो ट्रेन का वेट कर रहा होगा, ट्रेन का टाइम हो गया था, ट्रेन लेट हो गई थी, तो उसने टाइम देखा और फिर थोड़ा सा उसे गुस्सा आया। He wore a derby hat, a black 4-button suit with tiny lapels, and he had a big ब्लैक हैंडल बार मुस्टैच। अब वो जो व्यक्ति था उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया गया है। उस व्यक्ति ने एक डर्बी हैट पहनी हुई थी। डर्बी हैट बच्चों इस तरह की होती है, पुराने समय में इसी तरह की हैट सब पहना करते थे वहाँ पे। तो इस तरह की हैट उसने पहनी हुई थी। इसके अलावा उसने ब्लैक कलर का सूट पहना था जिसपे 4 बटन थे, तो इस पैटर्न का सूट उसने पहना हुआ था। और उसके सूट के जो लेपल्स थे वो बहुत ही टाइनी थे, बहुत ही छोटे। लेपल्स होता है बच्चों सूट का, ये जो फोल्ड होता है, ये वाला जो फोल्ड होता है सूट का, इसे कहते हैं लेपल्स। तो ये जो फोल्ड था, ये जो लेपल्स थे उस सूट के, बहुत ही टाइनी थे, छोटे छोटे से थे। और इसके अलावा उस व्यक्ति की बिग बड़ी बड़ी ब्लैक कलर की हैंडल बार जैसी मुस्टैच यानी मूछें थी। तो जो इस तरह की मूछ होती है बच्चों, इसे कहते हैं हैंडल बार। तो इस तरह की उसकी बड़ी बड़ी ब्लैक कलर की मूछें थी। तो इस तरह का वो व्यक्ति था। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something। तो नरेटर कह रहे हैं कि ये सब देख के मुझे बहुत अजीब लगा। और इसके बाद जब मैंने चारों तरफ देखा तो क्या पाया कि स्टेशन पे जितने भी व्यक्ति खड़े हैं वो सभी व्यक्ति ड्रेस्ड अप है। उन सभी ने कपड़े पहने हैं किसकी तरह के, 1890 की तरह के। 1890 यानी 1890 का जो समय था, वो वाला जो समय था, उस तरह के कपड़े उन सब ने पहन रखे हैं। I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life। तो वो कह रहे हैं कि वो सभी जो व्यक्ति थे उन सभी की बहुत सारे बेयर्स यानी उन सभी की दाढ़ी थी, उन सभी ने साइडबर्न्स बना रखे थे। साइडबर्न्स बच्चों इस तरह का हेयर स्टाइल होता है जहाँ पे हम इस तरह के लंबे लंबे साइड से निकालते हैं, इन्हें कहते हैं साइडबर्न्स। तो उन सभी की हेयर स्टाइल ऐसी थी, सबने साइडबर्न्स बना रखे थे और सभी की जो मुस्टैचेस थी, जो मूछें थी, वो बहुत ज़्यादा फैंसी थी। तो नरेटर कह रहे हैं कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतने बियर्स, इतने साइडबर्न्स और इतनी फैंसी मुस्टैचेस मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। अ वुमन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट। आगे उन्होंने देखा कि अब वहाँ पे एक वुमन आती है, एक ट्रेन गेट से आती है। शी वॉर ए ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन स्लीव्स। अब उसकी ड्रेस कैसी थी, तो उसने एक ड्रेस पहनी हुई थी और उस ड्रेस के जो स्लीव्स थी
जो उसकी आस्तीन थी वो कैसी थी, जैसे कि मटन का लेग होता है, मटन लेग ऑफ मटन बच्चों, इस तरह की स्लीव्स, यानी यहाँ पे थोड़ी पफ्ड स्लीव्स और लॉन्ग स्लीव्स, तो इस तरह की स्लीव्स वाली उसने ड्रेस पहनी हुई थी, तो इसे कहते हैं लेग ऑफ मटन स्लीव्स। एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन्ड शूज़, और इसके अलावा उसने स्कर्ट पहनी हुई थी, और जो उसकी स्कर्ट थी वो कहाँ तक लंबी थी, उसने शूज़ पहने हुए थे हाई बटन शूज़, इस तरह के शूज़ जिसपे जो थोड़े हाई थे और जिसपे बटन लगे हुए थे, तो इस तरह के हाई बटन शूज़ के ऊपर तक उसकी स्कर्ट आ रही थी, ऐसी उसने ड्रेस पहनी हुई थी। बैक ऑफ हर आउट ऑफ द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ ए लोकोमोटिव। अब उस वुमेन को देखने के बाद अब नरेटर ने देखा कि उस वुमेन के पीछे जो ट्रैक था, जो रेलवे ट्रैक था जहाँ पे ट्रेन्स आया करती थी, वहाँ नरेटर ने क्या देखा, उन्होंने ग्लिम्स, एक झलक देखी, किसकी, लोकोमोटिव की। लोकोमोटिव कहते हैं बच्चों स्टीम इंजन, तो पुराने समय में इस तरह के लोकोमोटिव चला करते थे, इस तरह के स्टीम इंजन चला करते थे, तो उन्हें ट्रैक पे भी एक स्टीम इंजन दिखाई देता है। A very small career and ives locomotive with a funnel shaped stack, और ये जो लोकोमोटिव था, जो स्टीम इंजन था, ये कैसा था, ये एक छोटा सा इंजन था जो कि करियर एंड आइव्स कंपनी का बना हुआ था, और ये इस इंजन के ऊपर एक फनल शेप्ड का स्टैक लगा हुआ था। ये जो शेप है बच्चों, ये फनल शेप्ड होती है और इसे कहते हैं स्टैक, जहाँ से धुआं निकलता रहता है, तो इस तरह का ये इंजन था। एंड देन आई न्यू, अब नरेटर कह रहे हैं कि ये सब देखने के बाद अब मैं जान चुका था, यानी कि जब उन्होंने देखा कि वो ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पे जो सारे व्यक्ति हैं उन्होंने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, किस तरह के वो लग रहे हैं, कितने पुराने समय के वो लग रहे हैं, और जो वहाँ के मेल हैं वो भी, और जो फीमेल है वो भी, उन्होंने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, और इसके अलावा वहाँ का जो इंजन है वो भी कैसा है, लोकोमोटिव इंजन है। तो ये सब देखने के बाद नरेटर कह रहे हैं कि अब मैं जान चुका था कि मैं कहाँ आ गया था, मैं जान चुका था कि ये कौन सी जगह थी। तो बच्चों वो कौन सी जगह थी, नरेटर क्या जान चुके थे और आगे वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।